Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस को आपके ध्यान में लाना, आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our prostate cancer series, we have Dr. Himesh Gandhi with us. Dr. Himesh Gandhi is Director Robotic Surgery at Ruby Hall Clinic, Pune. He is practicing as a consultant uro-oncologist, robotic uro-oncosurgeon, and kidney transplant surgeon. आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलिटी है यूरो ऑन्कोलॉजी और आपने 200 से भी ज्यादा रोबोटिक सर्जरीज रिलेटेड टू प्रोस्टेट, किडनी एंड ब्लैडर कैंसर्स परफॉर्म की हैं। साथ ही साथ आपने और भी कई कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की हैं सिंस द टाइम डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरी वाज स्टार्टेड एट रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे in 2017. He has received a Best Paper Award in 2015 for his research work on kidney cancer in American Urological Association, New Orleans. He was also selected by Urological Society of India, USI, to attend Urology Resident Course Singapore in 2014 to represent India. He is an active member of Robotic Surgeons Council of India, American Urological Association, and Singapore Urological Association. It is our privilege to have him here speak with us at MediCircle. So welcome to MediCircle, Dr. Himesh. How are you today, sir? कैसे हैं? बस बढ़िया है और thank you MediCircle for inviting me for this wonderful event, and I will be more than happy to share my knowledge regarding prostate cancer and to educate other people regarding its presence in Indian population. और दिन ब दिन प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो हर एक पुरुष को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कैसे ये कैंसर होता है और कौन से पुरुष ये कैंसर के हाई रिस्क कैटेगरी जो हम लोग बोलते हैं, जिनमें कैंसर होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो ये सब हमारे आज का टॉक का पूरा डिस्कस करेंगे आज की टॉक में, और इससे हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत मैं करती हूँ। आपसे पूछूंगी पहला प्रश्न कि भाई प्रोस्टेट कैंसर की अब हम बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादातर लोग पहले इसके बारे में जानते हैं, इसकी गंभीरता को समझते हैं। हम क्योंकि इस सीरीज में लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोस्टेट कैंसर क्योरेबल है, यानी क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? प्लीज आप इससे शुरुआत करिए ताकि हमारे लिसनर्स को पहले कुछ होप मिले। जो आपका प्रश्न है वो प्रोस्टेट क्या ठीक हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर, तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि कोई भी जब कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर के स्टेजेस रहते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेज 3 तक कैंसर क्योरेबल है। स्टेज 4 जब कैंसर बाहर हो जाता है प्रोस्टेट के और शरीर के दूसरे अंगों में स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, वो स्टेज पे वो क्योरेबल नहीं रहता है और उसको हमको दवाइयों से कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम लोग जो मूल प्रश्न है कि क्योर, तो क्योर के लिए जो हम लोग क्योर की बात करते हैं कैंसर के लिए, तो स्टेज 3 तक हम लोग क्योर कर सकते हैं। क्योर के ऑप्शंस काफी है और दुनिया में इसके ऊपर काफी रिसर्च चल भी रही है। जो इंडिया में प्रीडोमिनेंटली हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो इट इज मेनली इफ द कैंसर इज इन स्टेज 1, 2 एंड 3, and if the cancer is not beyond the boundaries of the prostate, not in the lymph node, not involving the rectal area, not involving the bones, then we like to offer robotic surgery for the cure of the cancer. Suppose patient बोलता है कंटेन्ड है जब तक वो प्रोस्टेट तक, जब तक कंटेन्ड है, स्टेज 1, 2 एंड 3 में मोस्टली वो कंटेन्ड रहता है।
जी। जब पेशेंट सर्जरी नहीं करना चाहता तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन बचता है रेडिएशन का। सो ये दो प्रीडोमिनेंट मोडालिटीज है जिससे प्रोस्टेट कैंसर को इन स्टेजों में हम लोग क्योर की तरफ टारगेट करते हैं। रोबोटिक सर्जरी से फायदा हमको ये होता है कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बॉडी को मिनिमम ट्रॉमा पहुंचाती है, ब्लड लॉस नहीं होता है, पूरा कैंसर क्योर हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, और फॉलो अप भी बहुत सिंपल रहता है। उसके कंपैरिजन में अगर रेडिएशन का बात करेंगे राइट। तो रेडिएशन सिंपल टेक्नोलॉजी है, बोले तो उसको सिर्फ पेशेंट को फ्रीक्वेंट विजिट करना रहता है और कोई सर्जरी नहीं होता है। और एक ही ड्रॉबैक रेडिएशन का ये है कि लाइफ लॉन्ग प्रोस्टेट पेशेंट के अंदर रहता है, तो रेगुलर फॉलोअप मैंडेटरी होता है। इन केस के रेडिएशन पे पेशेंट फेल हो जाता है तो सेकंड ऑप्शन उसके लिए सर्जरी बचता है फिर। सो जी। ये दोनों मोडालिटी से हम्म। अप टू स्टेज 3 प्रोस्टेट कैंसर क्योर हो सकता है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बताई अभी कि रोबोटिक सर्जरी से जनरली लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, लेकिन यहाँ आपने ये बताया कि इससे बहुत ही कंट्रोल तरीके से और काफी प्रिसिजन से काम होता है और एक बार में आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो अंग ही जब आपका हिस्सा नहीं रहा तो उसमें बीमारी होने का, फैलने का, बढ़ने का अंदेशा ही खत्म हो गया है। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई। ये ट्रीटमेंट अब भारत में सुलभ है और कोई भी इसे कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सर, मैं अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछने आ रही हूँ, ये काफी लोगों के अंदर डाउट रहता है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर हेरिडिटरी है? तो इज लाइक देयर इज सम साइंस बिहाइंड दिस मिथ? Yeah, definitely. So whenever we talk about prostate cancer, so there is a very strong family history associated with prostate cancer. जो पेशेंट्स जिनके फैमिली में उनके फादर को या उनके भाई को अगर पहले कैंसर हो चुका है, तो वो पेशेंट के जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब फादर का जो लड़का है, भाई का कोई लड़का है, अपने अंकल है, तो उन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कैंसर होने के चांसेस अप टू 2.5 to 8% तक रहते हैं। तो इतना टाइम वो कैंसर उनके अंदर डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वैसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनका पूरा पहले तो फैमिली चार्ट ट्रेस करते हैं कि उनके फादर को पहले कैंसर था कि नहीं, उनके अंकल वगैरह के कोई उनके सगे भाई को कैंसर हुआ है कि नहीं, और उस हिसाब से जो भी पेशेंट जिसका पीएसए एलिवेटेड आता है तो हम उसको रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। ऑलराइट। जब भी हमारी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आती है कि से मैंने बताया वो कि फैमिली में किसी को भी कैंसर था, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में पेशेंट आ जाता है। जब भी पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आता है तो उसमें दो चीज बहुत जरूरी होती है। आमतौर देखा जाता है कि जब फैमिली हिस्ट्री नहीं होती तो वो कैंसर 65-70 ईयर्स की एज पे प्रेजेंट होता है, पर जिस पेशेंट्स के अंदर फैमिली हिस्ट्री रहती है वो पेशेंट 45 to 50 के एज ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अगर हम लोग वो पेशेंट को डिटेक्ट नहीं करेंगे और 60-75 पे अगर वो पेशेंट सिम्टम्स के पास आता है तो वो पेशेंट का स्टेज ऑलरेडी स्टेज 4 तक जाने का पूरा संभावना रहता है। तो वो पेशेंट को हमारा टारगेट यही रहता है कि जिसका हाई रिस्क कैटेगरी में पेशेंट रहे, वी बेटर आइडेंटिफाई हिम अर्ली इन हिज 5th or 6th decade. We give the options of cure for that patient and we try to attain a good longevity to the patient without cancer. राइट। कुल मिला के ये है कि ये भय वाकई अनफाउंडेड नहीं है और आपके परिवार में अगर ऐसा होता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। जैसे महिलाओं में भी यही कहा जाता है कि अगर आपकी पारिवारिक हिस्ट्री है, आपकी माँ को या आपके परिवार में जुड़े हुए किसी भी स्त्री को अगर ये हुआ है तो यू शुड बी अलर्ट फॉर इट। आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी स्क्रीनिंग जल्दी कराने की जरूरत है। सो ओके, तो चलिए ये जो हमारा डाउट था ये आज क्लियर हो गया हमारे ऑडियंस के लिए। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ती हूँ डॉक्टर साहब, और मेरा अगला प्रश्न है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर और से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम
जस्ट अब हमारा इंडिया का ग्लोबोकॉन डेटा अगर देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इज वेरी हाई। वो फीमेल्स के जितने भी मेल जनरेशन होते हैं जो वो फीमेल्स से अटैच रहते हैं, उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में नॉर्मली ब्राका जीन करके म्यूटेशन होता है, जो ब्राका जीन प्रोस्टेट कैंसर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वैसे पेशेंट्स में जी 8 टाइम्स मोर रिस्क कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन बनता है। और एक चीज समझने का बहुत जरूरत है कि जो भी पेशेंट्स के फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है, उनके कैंसर एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स। वो नॉर्मल जो हमारा वेरिएशन रहता है उनको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, एसिनर एडिनोकार्सिनोमा। जो भी ब्राका जीन्स जिन फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वाले कैंसर्स रहते हैं, दे आर इंट्राडक्टल कार्सिनोमास विच आर वेरी एग्रेसिव। ये कैंसर छुपे हुए कैंसर हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट के अंदर, जिसमें पीएसए काफी बढ़ता नहीं है, पर कैंसर प्रोस्टेट के तुरंत बाहर निकल के पूरा मेटास्टेसाइज हो जाता है और पेशेंट नॉर्मली स्टेज 4 में हमको मिलता है। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिमिलरली वो पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, वैसे ये पेशेंट्स भी क्वाइट अर्ली प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन 55 to 60 इयर्स ऑफ एज। तो ये एज में कोई भी पेशेंट को अगर प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स है, पीएसए एलिवेटेड है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, वैसे पेशेंट्स को तुरंत यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो बायोप्सी भी करके डाउट क्लियर करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये ज्यादा सतर्क रहने की बात है कि प्रोस्टेट कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है, और अगर परिवार में कहीं भी कोई भी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा, संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सर, अब मेरा अगला प्रश्न जो आपसे है वो हमारा आज के इंटरव्यू का अंतिम प्रश्न भी होगा। क्या प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर में कोई संबंध होता है? नॉर्मली प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर्स रिलेटेड है, और काफी जीन्स जो प्रोस्टेट कोलोन कैंसर करते हैं वही जीन्स प्रोस्टेट कैंसर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे एक पैटर्न ऑफ जीन बोलते हैं एमएमआर जीन्स। वो बेसिकली, एक्सक्यूज मी, जो हमारा डीएनए रहता है उसको रिपेयर करने के जीन्स बोलते हैं हम लोग। तो प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स में भी जब कैंसर बनता है तो डीएनए ब्रेक होता है और मिसकॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। तो नॉर्मल बॉडी का इम्यूनिटी वो डीएनए को ब्रेक कर देता है, पर जिस पेशेंट्स में ये एमएमआर जीन डिफेक्ट रहता है उनको, उनके जीन्स ये एबनॉर्मल डीएनए को डैमेज नहीं करते हैं और कैंसर स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। कोलोन कैंसर में भी सेम पैथोलॉजी है। एक सिंड्रोम रहता है जिसको लिंच सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें देयर आर मल्टीपल पॉलिप्स इनसाइड द कोलोन। वैसे पेशेंट्स को जिनको कोलोनिक कैंसर का हिस्ट्री भी है फैमिली में और लिंच सिंड्रोम भी डायग्नोस हो चुका है, वैसे पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर होने का संभावना बहुत हाई रहता है। एज यूजुअल 45-50 इयर्स की एज में ये पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेशेंट में लिंच सिंड्रोम है, प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वैसे पेशेंट्स का कोलोनोस्कोपी 100% करना चाहिए, कोलोन कैंसर डिटेक्ट करना चाहिए और दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रीट करना चाहिए। इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर अभी आई वुड से 3rd मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टालिटी है। दिन ब दिन ये इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। हर साल इंडिया में 25 से 30 हजार नए लोग प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज हो रहे हैं। इंडिया में हर एक जगह रिपोर्टिंग नहीं होता है। ये डेटा इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग बिकॉज मेजोरिटी इज अंडर रिपोर्टेड। स्टेज वाइज देखने जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ द कैंसर इज इन स्टेज 3। वी आर नॉट डिटेक्टिंग दिस पेशेंट्स अर्ली एंड काफी पेशेंट्स अप टू 15 to 20% पेशेंट्स आर इन स्टेज 4। अगर हम लोग 5 साल का प्रिवेलेंस डेटा देखेंगे तो कम से कम 5 से 7 लाख लोग एट अ मोमेंट प्रोस्टेट कैंसर से सफर हो रहे हैं।
डेटा की बात करें तो काफी गंभीर स्थिति है, और ऐसे में हमें लगता है कि मेडिसर्कल के माध्यम से हम ये जो सीरीज कर रहे हैं इसका एक्चुअल असर लोगों में दिखेगा। एंड द मोर पीपल आर अवेयर अबाउट इट, ये कुछ उस तरीके से समझिए कि अगर जैसे किसी भी बीमारी को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाता है, उसके बारे में जितनी जागरूकता बढ़ाई जाती है, उससे लोगों को संभलने का मौका मिलने लगता है, और लोग उसके बारे में सतर्क हो जाते हैं, उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर कराने लगते हैं, विशेषज्ञों से मिलने लगते हैं, कम से कम इस विषय में खुल के बातचीत होने लगती है। प्रोस्टेट कैंसर, जहां पे ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई लोगों को तो ये भी भ्रम रहता है कि ये महिला में होती है, पुरुषों में होती है, ये ग्रंथि महिलाओं में होती ही नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर से क्या संबंध है इसका। तो इन सारी मिथ्स के बीच में अगर आज हमारे इतने जानकार डॉक्टर जो हमारे बीच जुड़े, उनके माध्यम से हमने इतना कुछ सीखा समझा जाना, तो मुझे लगता है कि आज का हमारा इंटरव्यू वाकई सफल हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो डॉक्टर। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इतनी काम की जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज रियली हैविंग इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू टुडे ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you very much. थैंक यू। Thank you.